पुनः बच्चों आपका पढ़ लो इंडिया में स्वागत है। क्लास 12th स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? बेटा मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, डिस्कस कर रहा हूँ। चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ का टॉपिक था और हमने चूँकि ज़रूरत थी हमको वेक्टर एडिशन की, इसलिए हम वेक्टर एडिशन को रिवाइज करा रहे थे आपको। और हम लॉ पैरेललोग्राम को डिफाइन किए थे। लास्ट में क्या डिफिनेशन थी कि अगर दो सदिश किसी समानांतर चतुर्भुज की संयुक्त भुजाओं, संयुक्त एक ही पॉइंट से आने वाली भुजाओं से निरूपित हों तो उनका परिणामी क्या होगा? उनके कटान बिंदु से जाने वाले सदिश कटान बिंदु से जाने वाले विकर्ण से निरूपित होगा। विकर्ण डायगोनल से, दूसरे डायगोनल से नहीं। चलिए इसका फार्मूला लिख लेते हैं, डायरेक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आते हैं नई चीज़ों पे आते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद न्यू कंपोनेंट पर हम आते हैं। रूल्स को डिस्कस किया था, थोड़ा सा फार्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं शार्ट में, नो प्रॉब्लम। ओके, एक हमारे पास ले लिया हमने वेक्टर ये, सपोज इट इज वेक्टर ए। वो ये लिया एम एन, जो भी नाम आप दें, केवल ओ एल लिखोगे तो मैग्नीट्यूड होगा ए का, और ओ एल वेक्टर कर दोगे तो वेक्टर ए होगा। ये हमने बी ले लिया, ये बी। चलिए पैरेललोग्राम है ये, इन दोनों के बीच कोण, ये बी वेक्टर है ओ एन। पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी बी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ड्रा किए होते तो बी हैं ये, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है बी। ये बी है, ये भी एंगल थीटा होगा हमारा, क्योंकि दिस एंड दिस बोथ आर पैरेलल। ये रिजल्टेंट है ओ से, ये एम पॉइंट को ज्वाइन करें, ओ से एम पॉइंट को आप ज्वाइन करिए, दिस, ये ज्वाइन किया हमने, आर है। आर का मतलब ए प्लस बी, ये थीटा। ये हमने अल्फा लिखा, ये पर रिजल्टेंट का डायरेक्शन इससे निरूपित करेंगे अल्फा। बेटा ये एंगल थीटा एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, इसको हमने एल डैश लिख लिया, एंगल ए बी थीटा। अगर हम एल एम लिखें वेक्टर तब तो वेक्टर बी होगा, वेक्टर लिखोगे तो वेक्टर बी आएगा, केवल एल एम करोगे तो बी हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ओनली, केवल मैग्नीट्यूड होगा। एल एम हम जो लिखेंगे तो केवल मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, दैट इज बी। ओके, साइन थीटा अगर हम यहीं पर ले लें, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? फ्रॉम ट्रायंगल एल एम एल डैश, त्रिभुज एल एम एल डैश से साइन थीटा लीजिए जरा, परपेंडिकुलर इट पिन एम एल डैश अपान एम एल। एम एल क्या है? केवल एम एल लिखेंगे तो बी है, एम एल डैश अपान बी। इट मीन एम एल डैश की वैल्यू क्या आ गई? बी साइन थीटा, दैट इज बी साइन थीटा। किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा, रिमेंबर इट इज परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल। हाइपोटेनियस ये है एल एम थीटा, एल एम साइन थीटा, बी साइन थीटा। अगर हम कास थीटा यहीं पर ले लें फ्रॉम सेम ट्रायंगल, या कास थीटा लीजिए,
वही ट्रायंगल है, cos थीटा बेस एल एंड एस एल एम, एल एल डैश एल एम बी है, एल एल डैश अपान बी, तो एल एल डैश की वैल्यू क्या मिल गई, दैट इज इक्वल टू बी कास थीटा। बेटा ये वैल्यू बी कास थीटा मिल रही है, ये वैल्यू बी कास थीटा, इधर कितना मिल गया, बी साइन थीटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ एम एल डैश है पॉइंट, ध्यान रखें ये पॉइंट एल डैश है दिस, फ्रॉम ट्रायंगल या त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ओ एम एल डैश से ओ एम मीन आर है ये, ओ एल डैश प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है बेटा, ओ एम एल ट्रायंगल ओ एम एल में ओ एम हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री है, इस एंगल के लिए थीटा यहाँ देखिए, और ये दिस परपेंडिकुलर ये बेस, अगर हम अल्फा लें तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ओ एल डैश, तो ओ एल डैश अपान एम एल डैश का स्क्वायर, ओ एल डैश क्या है, ओ एल प्लस एल एल डैश है, प्लस एम एल क्या है, बी साइन थीटा। एम एल डैश जरा गौर करें, यहाँ कहीं लिखे होंगे आप, बी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, ओ एल कितना है ए, ओ एल एल डैश जरा देखिए कितना है, एल एल डैश बी कास थीटा होल स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसकी प्रूविंग की नीड नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हम कर दे रहे हैं ताकि आपकी समझ बढ़े थोड़ा सा। क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 मिनट लगेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा 2ab कास थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्टूडेंट्स, प्लस साइन ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर। अब जरा इनको और इनको एक साथ कर लें तो बी स्क्वायर का मान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1, इट मीन सिंपली आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, और ओ एम का स्क्वायर है ये, ओ एम का मतलब आर, आर का मतलब है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, चाहो तो इसी को परिमाण लिख सकते हैं, आर, आर का मतलब है मॉड ऑफ ए प्लस बी का परिमाण, इट मीन ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू आर, और इसी को हम लिख रहे थे अभी तक, वो लिखा क्या है ओ एम। अगर हम ये तो स्क्वायर है हटाएं तो रूट लग जाएगा, रूट में वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस दिस और दिस बने एक साथ क्या, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा 2ab कास थीटा। ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका है। ला पैलोग्राम में अगर मैग्नीट्यूड थीटा, लेकिन क्या है, दोनों के बीच का कोण है, ध्यान रखिएगा, थीटा दोनों ही वेक्टरों के बीच का कोण है, ये निकालने का तरीका है परिमाण को, दोनों के बीच का कोण थीटा। अब आप यहां से गौर करें, किस कंडीशन में थीटा मैक्सिमम होगा, आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी किस कंडीशन में, आर तभी मैक्सिमम होगा जब ये कास थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, और कास थीटा की वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए होती है, कास जीरो के लिए होती है। कब होती है, कास जीरो का मतलब दोनों सदिश एक ही डायरेक्शन में हो, दोनों पैरेलल हों, इट मीन इस कंडीशन में अगर हम ऐसे लिख दें, दो बना दें,
दो वेक्टर्स को, ये है और वेक्टर एक दूसरा भी इसी डायरेक्शन में ले लें, तो इनके बीच जो कोण है, एंगल है 0 डिग्री का। 0 कितना होता है 1। तो आप चाहे तो कहें कि a प्लस बी का मॉड मैक्सिमम, या बेटा हमने आर मैक्स लिखा, कब होगा फॉर a प्लस बी मैक्स या आर मैक्स। थीटा कितना होना चाहिए, यानी दोनों ही वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। और इस कंडीशन में आर मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, रिजल्टेंट या a प्लस बी मैक्स क्या आ जाएगा, आर मैक्सिमम चाहे लिखें या a प्लस बी मैक्स रख करके देख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का 0, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का 0 आएगा, का 0 1। इट मीन वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab मिला। ये है क्या, a प्लस बी का स्क्वायर है, रूट लगा है लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और इसे हम लिखेंगे क्या, a प्लस बी। इट मीन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। यही तो मैंने डिस्कस किया था पहले। a का मतलब क्या है, ये मॉड ऑफ a है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। a का मतलब क्या है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, और b का मतलब क्या है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। किस कंडीशन में है, जब थीटा 0 है। यही तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, पीछे न्यूमेरिकल यही किए थे। दो सदिश एक ही दिशा में थे तो हमने क्या किया था, जोड़ने पर जो रिजल्टेंट था वो सिंपली उनको ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा दोनों के वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल। दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल मिलेगा हमको, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स मिलेगा। ओके, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, यही मैंने डिस्कस किया बेटा था वहाँ, इसीलिए लगा रहे थे। किस कंडीशन में, 0। 0 का मतलब एक ही दिशा। अब बताइए ये मिनिमम कब होगा, ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, आर मिनिमम कब होगा, दो सदिशों का। ये तो क्लियर हुआ कि मैक्सिमम कब होगा, जब दो सदिश एक ही दिशा में हों तो उनका सम मैक्सिमम होगा। और आर मैक्सिमम कहें या आर मैक्स कहें हम, या a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी मॉड, इसका मैक्स कहें, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। कंडीशन आपको मालूम है कि थीटा होती है। ठीक, जरा इसी में और देख लें भाई, थीटा मिनिमम कब होगा। अगर हम मिनिमम की बात करें, वैल्यू किसकी मिनिमम होती है कास थीटा में, कास 180। कास 180 माइनस 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कास थीटा बोथ, रिमेंबर इट, दैट इज 1। मिनिमम वैल्यू ऑफ कास थीटा दैट इज -1। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और कास थीटा -1 किसके लिए होता है, 180 के लिए, 180 डिग्री के लिए। फॉर मिनिमम, फॉर आर मिनिमम, बेटा मिनिमम वैल्यू के लिए कब होगी, जब थीटा 180। जरा 180 रख के देखिए आप, आर मिनिमम का मतलब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगा, जरा यहाँ रखिए फार्मूले में 180, a स्क्वायर बी स्क्वायर, काश 180 यहाँ रखोगे -1 आएगा, -2ab, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे, दैट इज इक्वल टू -a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू a माइनस बी। आप चाहें तो b माइनस लिखिए या a माइनस बी लिखिए, डिपेंडिंग एट यू, इसलिए मैंने डिफरेंस लिख दिया, a और b का डिफरेंस जो भी हो, सॉरी a और b का डिफरेंस, चाहो तो a माइनस बी लिखो या b माइनस, डिपेंडिंग एट यू। यानी थीटा 180 का मतलब क्या हुआ, सदिश एक इस दिशा में है, दूसरा विपरीत बी। थीटा कितना यहाँ पर, एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट, थीटा कितना 180। अगर वेक्टर विपरीत दिशाओं में हों तो जोड़ने पर उनके
परिणामी का परिमाण रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों सदिशों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा। डिफरेंस बड़ा जो घटा दीजिए, 10 - 5 कर दीजिए, 15 और 10 हैं तो 15 - 10 कर दीजिए, ओके, डिफरेंस के बराबर हो। इसी में अगर दोनों के परिमाण बराबर हो जाएं तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? डिफरेंस 0 आ जाएगा। अगर हम ए और बी इसी में बराबर कर दें, ए इक्वल टू बी, ए का परिमाण बी का परिमाण बराबर कर दें तो ये आर मिनिमम, इस कंडीशन में आर क्या हो जाएगा? क्योंकि विपरीत दिशाओं में है, ए माइनस बी करोगे, दोनों ही बराबर हैं, इसलिए 0 आएगा। ठीक, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया कि अगर दो वेक्टर विच आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं से निरूपित हों तो उनका परिणामी रिजल्टेंट उनके कटान बिंदु से जाने वाले विकर्ण से निरूपित होगा, और विकर्ण से निरूपित होगा और उसका परिमाण क्या होगा? √a² + b² + 2ab cos θ होगा। क्लियर? थीटा अगर 0 डिग्री है, एक ही दिशा में अगर सदिश हैं, अगर सदिश एक ही दिशा में, अरे चलिए मिट गया, सदिश अगर एक ही दिशा में है सपोज करें, तो सीधे जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगा। और मैक्सिमम मैंने लिखा था a + b, और विपरीत होंगे तो मिनिमम होगा, और मिनिमम इक्वल टू a - b। क्लियर? अगर थीटा को 90 ले लें, अभी आपने जस्ट इसकी वैल्यू क्या लिखी थी? यहाँ वैल्यू लिखी हुई थी हमारे पास a² + b² + 2ab cos थीटा थी, cos थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री हो, यानी पैरेललोग्राम अगर 90 डिग्री एंगल हो तो पैरेललोग्राम क्या होगा? रेक्टेंगल होगा, आयत होगा। ए वेक्टर ए ले लिया, सपोज वेक्टर बी, ये पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम हमने बनाया बेटा, इस कंडीशन में आयत है ये हमारे पास आर का मतलब a + b है। वेक्टर आर खींचोगे तब तो वेक्टर a + b करोगे, ओनली आर करोगे तो mod ऑफ a + b करोगे। दिस ये डायगोनल कितना होगा? क्योंकि ये एंगल 90 है, ये भी हमारे पास b है। अगर हम ज्योमेट्री से देखें तो दिस स्क्वायर प्लस √a² + b² का फार्मूले में रखिए, ये एंगल दोनों के बीच का 90 डिग्री है, तो cos 90 रखेंगे थीटा की जगह। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री है, इट मीन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मीन ए परपेंडिकुलर है बी पर, परपेंडिकुलर टू बी। इस कंडीशन में आर कितना मिलेगा? सिंपली डायगोनल थीटा 90 हो जाएगा फार्मूले में, a² प्लस ये वैल्यू मिलेगी। अभी तक हमने ये 90 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 180 पे कैलकुलेट किया। 90 पर √a² + b², सिंपली परिमाण होगा √a² + b²। ये बात हमने 90 के की। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें, ये तो परिमाण डायरेक्शन की, डायरेक्शन को देख लेते हैं कि डायरेक्शन हमको कैसे मिलेगा। अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं, और स्पेशल कंडीशन में ही पैरेललोग्राम को यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। देखिए ज़रा, tan थीटा, उसी ट्रायंगल से हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल OML। अगेन पुनः हम वही त्रिभुज को ले रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल OML। हमने फिर वही ट्रायंगल ले लिया OML। इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, tan अल्फ़ा की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, दैट विल बी OL' ML', अपान क्या हो जाएगा? OL' होगा, ML' कितना है? OL' कितना है?
ओ एल प्लस एल एल डैश है, ओ एल प्लस, डायग्राम को देखें, ओ एल प्लस एल एल डैश। ओ एल की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड केवल बात कर रहा हूँ लेंथ की, ए। एल एल डैश कितना है, बी कास थीटा है। इट मीन दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कास थीटा। ये tan अल्फ़ा है। हाँ ठीक है, हम चाहें तो अल्फ़ा यहाँ से निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं tan इनवर्स, लेकिन कैलकुलेट हम इतना नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। दैट इज बी साइन थीटा ए प्लस, इससे निकाल सकते हैं अल्फ़ा को, लेकिन कोई नीड नहीं, हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं। अगर हमें अल्फ़ा निकालना पड़े तो बेटर ऑप्शन इस फार्मूले से निकालना पड़े, कंपोनेंट है। हम क्यों आएंगे यहाँ पर, तो फिजिक्स पर्पस यूज करना चाह रहे हैं, ओके। लेकिन इसी में अगर हम दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल कर दें, ए और बी के परिमाण को इक्वल कर दें, ओके, रोम्बस बन जाएगा। पैरेललोग्राम में अगर सारी साइड से इक्वल हो जाएं तो रोम्बस होगा। और आपको जानना चाहिए रोम्बस में डायगोनल क्या होता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो भुजाओं के बीच के एंगल को डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मैथमेटिकली हम इसको देख लेते हैं। एफ, अगर हम सपोज कर लें बेटा, जिस कंडीशन में पैरेललोग्राम को यूज करेंगे, अदरवाइज हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। अगर ये ध्यान रखना, केवल इसी कंडीशन में यूज करेंगे, अदरवाइज हम यूज ही नहीं करेंगे। मॉड ऑफ ए दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, या हम कहें ए इक्वल टू बी, केवल इस कंडीशन हमें यूज करना, अदरवाइज नहीं। देन tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज, ये लिखा है बेटा बी साइन थीटा अपान ए की जगह भी हम बी लिख लेंगे, चूँकि दोनों ही इक्वल हैं। बी क्यों लिखा है ऐसा, चूँकि ए और बी दोनों के परिमाण बराबर थे, इसे अपरिमाण ही हम यहाँ लिख रहे हैं। ये भी जो भी लिख रहे हैं, वेक्टर नहीं लिख रहे हैं, बराबर थे, इसलिए हमने ए की जगह भी बी को लिखा है। क्लियर, ओके। ए की जगह भी हमने बी को लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बी साइन थीटा बी प्लस बी कास थीटा। अब जरा बी कॉमन ले लीजिए, बी साइन थीटा तो ऊपर था ही हैं, नीचे भी कॉमन ले लिया बी को, 1 प्लस कास थीटा आ गए, बी भी कैंसिल हो गए। जरा साइन थीटा को ब्रेक कर लेते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। बायो के बच्चे खास तौर से ध्यान दें, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कास थीटा, यानी थीटा की जगह जो कुछ है उसका हाफ हो जाएगा। 2 थीटा था तो उसका हाफ हुआ साइन थीटा कास थीटा। अब थीटा हमारे पास तो उसका हाफ, और इन्हें भी ब्रेक करते हैं। कास थीटा का ऐसा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि 1 ना आए, गायब हो जाए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों, ये चले जाएंगे। वैसे तो कास 2 थीटा की वैल्यू होती है काज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज आल्सो इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने किसको लिया, हमने लिया 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 1 1 कैंसिल, ये चले गए। क्या बचे हमारे पास, tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, या गौर करें, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 मिला, अपान 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। कास ये स्क्वायर इससे कैंसिल, क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, दैट इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, दैट इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिल गया, थीटा बाई 2। यानी अगर दो वेक्टरों के मैग्नीट्यूड इक्वल हों तो उनके अल्फ़ा क्या था, डायरेक्शन रिजल्टेंट का, तो ये अल्फ़ा किसके इक्वल हो, थीटा बाई 2 के इक्वल, आधे के इसके, इसका मतलब आधा पोर्शन इधर हो गया अल्फ़ा, थीटा बाई 2 ये
अगर दो वेक्टरों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो, माड ऑफ ए और माड ऑफ बी इक्वल हो, तो रिजल्टेंट उनके बीच के कोण को समद्विभाजित करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा। यानी हमें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, और इसी कंडीशन में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को हम यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बहुत ही लिमिटेड कंडीशन में हम यूज करना चाहिए। पहली चीज तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो, दो वेक्टर जोड़ने हो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो, बहुत ही ईजी वे में आप ऐड कर देंगे। दो वेक्टर जोड़ने दोनों के मैग्नीट्यूड, वो अलग बात है कि तीन हो जिनमें दो का सम थर्ड के डायरेक्शन में अपोजिट, तब हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चार में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर दो का रिजल्टेंट बाकी दो के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में अपोजिट, तो कोशिश आप करें कि सिर्फ दो में यूज करें, और तब यूज करें जब दोनों वेक्टरों के परिमाण बराबर हों, अदरवाइज आप यूज ना करें। क्लियर? हम थोड़ा दिखा देंगे 3 और 4 वाला भी, बट उसके लिए कंपोनेंट बेहतर है मेथड। ओके, तो आज तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के दो न्यूमेरिकल को हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया कि दो वेक्टर अगर इफ टू वेक्टर क्या है, अगर किसी समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं से निरूपित होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच से जाने वाले, उनके कटान बिंदु से जाने वाले डायगोनल से निरूपित होगा। ओके स्टूडेंट्स, और उसका परिमाण क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस पहले वेक्टर का इस रूट में ए स्क्वायर का मतलब पहले वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, दोनों ए और बी, ध्यान रखें ए और बी के बीच का कोण है, नहीं तो आर और ए के बीच का लेने लगे। आर और ए के बीच जो कोण है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन रिपीट करेगा, और उनके बीच कोण क्या होता है डिस्कस किया था, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी cos थीटा। बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमने अभी भी कहा कि हम पैरेललोग्राम को तभी यूज करेंगे जब माड ऑफ ए माड ऑफ बी इक्वल, अदरवाइज कोई नीड नहीं। और उस कंडीशन में सीधे क्या दिखा देंगे हम, जो रिजल्टेंट है उनके बीच के एंगल को इक्वली डिवाइड कर, राइट में अगर 120 है तो रिजल्टेंट 60 पर जाएगा किसी के साथ, अगर 90 है तो ए और बी के बीच का कोण तो रिजल्टेंट 45 पर जाएगा। हमें रिजल्टेंट के डायरेक्शन देखने की नीड ना हो, अदरवाइज मैंने कहा है कि आप पैरेललोग्राम को नहीं यूज करोगे, सीधे सीधे कंपोनेंट यूज करोगे। ओके, अब हम नो डाउट इससे एक दो न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, फिर कंपोनेंट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेटा नो डाउट हम डिस्कस कोशिश करेंगे कि बहुत शार्ट में करें, और बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है वेक्टर को, तो आप जाइए कहाँ पर, फर्स्ट ईयर के वीडियो में जाइए, आप वहाँ देखिए, डिटेल से मिलेगा आपको बहुत। ठीक, तो हम कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं, बेसिस ऑफ लॉ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन आ जाते हैं, लेकिन फार्मूले याद रखें, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का फार्मूला एटलीस्ट याद रखें। ओके, थोड़े से न्यूमेरिकल की हम बात करेंगे। हमारे पास दो फोर्सेज हैं, F1 20 न्यूटन और एक F2 है दैट इज आल्सो 20 न्यूटन। दिस फोर्स F2 दैट इज आल्सो, ये भी 20 न्यूटन है। ठीक, इनके बीच का कोण 120 ले लिया, 120। तो बेटा रिजल्टेंट इनके बीच के कोण को परिमाण इक्वल है दोनों के। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड नेट फोर्स एट ओ, फाइंड करना है हमें यहाँ नेट फोर्स एट ओ। ओ पर परिणामी बल की गणना करें, ओ पर परिणामी बल, परिणामी रिजल्टेंट, परिमाणी नहीं, ध्यान रखें वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, बल की रिजल्टेंट फोर्स की गणना करें।
परिणामी बल की गणना करें। अभी हमने क्या डिस्कस किया था? अगर दोनों बल, अरे भैया क्या लिख रहा हो यार, बल की, ठीक है, गणना, क्या लिखा था? ठीक, कि हमने कहा था अगर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट उनके बीच के कोण को समद्विभाजित करेगा। ये आप चाहें तो पैरेललोग्राम बना के देख सकते हैं। ये आ रहेगा रिजल्टेंट, ये पैरेललोग्राम बनेगा, दिस, ये बना, ये कोण 60 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ? F1 के साथ रिजल्टेंट 60 डिग्री पर होगा। आप चाहो तो बनाओ यार, बनाओ। ओके, डायरेक्शन में देखने की ज़रूरत नहीं है, 60 डिग्री पर जाएगा, क्योंकि दोनों के परिमाण क्या थे? ये भी 20 न्यूटन था, ये भी 20 न्यूटन थे, और रिजल्टेंट फोर्स हमने Fr लिखा है, R नहीं Fr लिखते हैं। ओके, नेट आर रिजल्टेंट जो भी आप कहें, नेट फोर्स एट O, नेट फोर्स एट O, F R लिखा है, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120, cos 120 लिखा है बेटा, ये इट इज cos 120, रिमेंबर इट, cos 120 डिग्री। अब भाई cos 120 की वैल्यू तो निकालनी आनी चाहिए आपको। रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 ए बी cos थीटा प्लस 2 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 20 बेटा cos 120 की वैल्यू क्या होती है? 20 न्यूटन था, हमने यहाँ शो कर दिया। cos 120, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120? ये cos लिखा हुआ है, cos 120 cos 90 प्लस 30 दैट इज माइनस साइन 30, एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2, माइनस लगा है, -1/2 बेटा, तो दैट इज इक्वल टू -1/2। 20 हम बाहर कर लेते हैं, ये भी 20 स्क्वायर है, बाहर कर लिया 20 स्क्वायर को, तो बाहर 20 आएगा, केवल कॉमन ले लिया, 20 स्क्वायर, यहाँ पर 1 20 स्क्वायर निकल गया 2, -1/2। cos 120 की वैल्यू -1 बचा, 20 रूट क्या मिला? 1 + 1 - 1, क्या बच जाएगा? ये कैंसिल, केवल 1, 20 × 1 √1 20। इसका मतलब नेट फोर्स 20 न्यूटन निकला F1 के साथ 60 डिग्री पर। 60 डिग्री बनाएगा किसके साथ? F1 के साथ। हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है? 20 न्यूटन, और कितना एंगल बना रहा है बेटा? स्टूडेंट्स बोलिए, क्या कहा था मैंने? इक्वली डिवाइड करेगा ए और रिजल्टेंट फोर्स जो होगा दोनों वेक्टरों के बीच के बलों को इक्वली डिवाइड करेगा, दोनों भी वेक्टरों के बीच जो कोण है उसको इक्वली डिवाइड करेगा। कोण कितना था हमारे पास? 160, इसलिए 120 60 डिग्री पर जाएगा। तो F1 से भी 60 बनाएगा, F2 से भी 60 बनाएगा। सो हम कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या है, परिणामी बल क्या है। इस आंसर में क्या लिखेंगे? आता है O पर परिणामी बल, आता है O पर परिणामी रिजल्टेंट, O पर परिणामी बल, बल कितना है? F रिजल्टेंट 20 न्यूटन। ओके,
जो कि F1 से 60 डिग्री पर है, दैट इज मेकिंग एंगल 60 विद F1, 60 डिग्री पर है। किसके साथ 60 डिग्री पर है? F1 के साथ। एक छोटी सी प्रॉब्लम को हमने डिस्कस की, चलिए दूसरी प्रॉब्लम भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बस उसके बाद हम कंपोनेंट की बात करेंगे। ये तभी यूज करना है, मैंने बार बार कहा, जब दोनों सदिशों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, क्योंकि मैं डायरेक्शन को नहीं देखना पड़ेगा। क्लियर? ओके। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। दो फोर्सेस थे, 120 का कोण था दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये F1 सपोज ये 10 न्यूटन ले लिया, F2 90 डिग्री पर F2 महोदय हैं, इनको भी हमने मान लिया 10 न्यूटन है, और इनके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। बोथ आर एक्टिंग एट 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कहाँ? दोनों के परिमाण इक्वल हैं, जितना F2 है उतना ही F1 है। 10 और 10 परिणाम बिल्कुल बीच के कोण को इक्वली डिवाइड करेगा। आप चाहें तो पैरेललोग्राम को बना सकते हैं, 45 डिग्री पर आए, ये डिवाइड होगा, इसका मतलब ये कोण कितना आ जाएगा? पैरेललोग्राम हम कंप्लीट किए होते, ठीक से बनाए होते तो हमको दिखता। चलिए, हम ये पैरेललोग्राम अगर हम कंप्लीट करते तो कुछ ऐसे मिलता। प्रॉपर वे में अगर किए होते ठीक है, बनाया नहीं होगा प्रॉपर दिस। ओके, कुछ ऐसे मिलता डायग्राम, ठीक कम बना दिस। ये रिजल्टेंट मिला होता। और रिजल्टेंट 45 पर आएगा। हमें निकालना क्या है? O पर परिणामी बल, इस बिंदु पर परिणामी बल की वैल्यू निकालनी है। नेट फोर्स एट O, फाइंड, ये दो बल हैं, नेट फोर्स एट O। O पर हमें नेट फोर्स चाहिए, O पर, पॉइंट O पर। ओके, चूंकि दोनों बल 90 पर हैं, 10 है, 10 न्यूटन, ये भी हमारे पास 10 न्यूटन है, 90 डिग्री है, इसलिए F2 है ये। इनका रिजल्टेंट बिल्कुल हम लोग मालूम है कि इक्वल है, तो इनका रिजल्टेंट 45 डिग्री पर जाएगा। ये रिजल्टेंट होगा, पैरेललोग्राम कंप्लीट करें या ना करें, और उसकी वैल्यू कितनी होगी रिजल्टेंट फोर्स की, क्या आप बता सकते हैं? सीधे फार्मूले को यूज करें। F रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमको? रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, लेकिन इनके बीच 90 है, रूट 10 स्क्वायर। और हमने कहा था बेटा 90 हो तो सीधे लिख दीजिए, चूँकि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होगा, या cos 90 लिखिए, आपको शौक है तो लिख सकते हैं 2AB 10 cos 90, लेकिन वेल नोन है cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। cos 90 0 होता है, तो ये एंगल तो 0 हुआ। 10 स्क्वायर 10 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा? 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 10√2। यानी रिजल्टेंट फोर्स 10√2 होगा। और किस डायरेक्शन में होगा? क्या मिल रहा है हमको? 10√2 न्यूटन 45 डिग्री पर, किसके साथ? एट 45 डिग्री विद F1 या F2 किसी के साथ बेटा, क्योंकि हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए हमने F1 लिखा। तो बेटे हम आज डिस्कस कर रहे थे लाभ पैरेललोग्राम को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, सिर्फ ये डिस्कस किया लाभ पैरेललोग्राम में कि अगर दो सदिश के परिमाण बराबर हों तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उनके बीच के कोण को समद्विभाजित करेगा,
इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक। और हमने कहा थे तभी यूज करेंगे जब लापेलोग्राम को, जब दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड इक्वल हों, और कोशिश करें केवल 2 में यूज करें, 2 से ज़्यादा वेक्टर हों तो कंपोनेंट को यूज करें। और बेटा अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपको कंपोनेंट के बेस पर एडिशन। मैंने कहा था 2 या 3 वीडियो बनाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं कूलाम्स लॉ, हम यहाँ नहीं भटकेंगे ज़्यादा, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपकी समझ में प्राप्त आए, इसलिए कर रहे हैं इस चीज़ को, इसीलिए वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलेंगे जहाँ कंपोनेंट की बात करेंगे, कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, ओके।